हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डायफ्रैक्शन एट स्ट्रेट एज। ठीक है, जब आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो आपको जो ये टॉपिक है या फिर ये आर्टिकल है आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए हमें डायफ्रैक्शन एट स्ट्रेट एज पढ़ना है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक स्ट्रेट एज लेना है जो कि आपका ए बी है। ठीक है, ये आपका कोई भी सोर्स है जिसमें से लाइट आ रही है। ठीक है, सोर्स ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट है। ठीक है, जहाँ आप कह लो कि ये एक स्लिट है। ठीक है, जिस स्लिट में से लाइट आ रही है, जो ये स्लिट है जिसमें से जो लाइट आ रही है, ये सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट को क्या करेगी, एमिट करेगी। ये आपका सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट है। ठीक है, एक्स वाई। ठीक है, ये हम कोई स्क्रीन मान लेते हैं जिसपे पॉइंट पी है। ठीक है, जो ये सोर्स है एस, इससे एज तक का जो डिस्टेंस है वो ए है। ठीक है, और जो ये स्ट्रेट एज है यहाँ से इस स्क्रीन तक का जो डिस्टेंस है वो बी है। ठीक है, अब देखिए जो हम ये मान के चलें कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो उस केस में आपको जो ये ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन है, जो ये स्ट्रेट एज के पीछे वाला रीजन है, इसमें आपको कंप्लीट डार्कनेस देखने को मिलनी चाहिए। और जो ये पीछे ऊपर वाला पोर्शन है, जो ये वाला रीजन है, इसमें आपको यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन देखने को मिलनी चाहिए, या हम कह सकते हैं आपको ब्राइटनेस देखने को मिलनी चाहिए यूनिफॉर्म। बट ऐसा नहीं होता क्योंकि इस स्ट्रेट एज के ऊपर डायफ्रैक्शन हो जाती है। ठीक है, स्ट्रेट एज से जो लाइट है वो डायफ्रैक्ट कर जाती है। ठीक है, जिसके कारण आपको पी पॉइंट के नीचे कंप्लीट डार्कनेस नहीं देखने को मिलती, बल्कि आपको थोड़ी सी ब्राइटनेस भी देखने को मिलती है, जो कि नीचे जाते जाते कम होती जाती है। ठीक है, लाइट यहाँ से इसके ऊपर आएगी। ठीक है, और नीचे जाते 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 कम होती जाएगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसमें वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब पी पॉइंट के नीचे आपको इल्यूमिनेशन दिखेगी। ठीक है, जो नीचे जाते जाते जिसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। ठीक है, और पी पॉइंट के ऊपर आपको क्या मिलना चाहिए, ब्राइटनेस देखने को मिलनी चाहिए, पर आपको पी पॉइंट के ऊपर ब्राइटनेस देखने को नहीं मिलती। वहाँ आपको डार्क और ब्राइट बैंड्स देखने को मिलते हैं अनइक्वल विड्थ के। ठीक है, डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस देखने को मिलती हैं जो कि अनइक्वल विड्थ की होती हैं। और पी पॉइंट के ऊपर आपको कांस्टेंट इंटेंसिटी देखने को मिलती है। ठीक है, लाइट की, जिसका एम्पलीट्यूड A1/2 होता है। ठीक है, या आप कह सकते हो जिसकी इंटेंसिटी I1/4 होती है, वो हम अभी प्रूव करेंगे। तो जो भी आपने ये बनाया है इसको आपने अपनी लैंग्वेज में लिख लेना है। ठीक है, आप क्या लिखोगे, लेट अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। ठीक है, ये मान लेते हैं कि लैम्डा वेवलेंथ की लाइट है। ठीक है, बी इंसिडेंट ऑन अ स्ट्रेट एज थ्रू अ नैरो स्लिट। ये हम मान लेते हैं कि ये एक नैरो स्लिट में से लाइट निकल रही है जो कि एक स्ट्रेट एज के ऊपर फॉल हो रही है। ठीक है, ए बी के ऊपर, एंड इज सीन ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस बी फ्रॉम द एज। ठीक है, और जो ये लाइट है हमें स्क्रीन के ऊपर देखने को मिलेगी जो ए बी एज से बी डिस्टेंस पर है। ठीक है, आगे आप क्या लिखोगे, इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। जी, आप ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो आपकी होती है उसके लॉस के अकॉर्डिंग आप देखो तो आपको ऐसा दिखाई देगा, आपको ऐसा दिखना चाहिए कि जो ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन के ऊपर जो पी पॉइंट से ऊपर वाला पोर्शन है, इसमें आपको अब्रप्ट इल्यूमिनेशन देखने को मिलनी चाहिए, मतलब कि आपको यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन देखने को मिलनी चाहिए, और बिलो पॉइंट पी आपको कंप्लीट डार्कनेस देखने को मिलनी चाहिए। ठीक है, ये लिखोगे कि इन अकॉर्डेंस विद द लॉज ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वी एक्सपेक्ट एन अब्रप्ट इल्यूमिनेशन अबव पी। ठीक है, in the upward direction and complete darkness below P on the screen। ठीक है, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस ऐसा नहीं होता। आपको पी पॉइंट के ऊपर अल्टरनेटिव डार्क और ब्राइट बैंड्स देखने को मिलते हैं जिनकी अनइक्वल विड्थ होती है। ठीक है, और उनकी जो इंटेंसिटी होती है वो भी वेरी करती है। और जो बिलो पॉइंट पी है वहाँ आपको कंप्लीट डार्कनेस देखने को नहीं मिलती, वहाँ आपको ब्राइटनेस देखने को मिलती है जो कि डिक्रीज इन मतलब जो डिक्रीज होती जाती है नीचे जाते जाते। ठीक है, तो यही आपको लिखना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो आपको ये लिख लेना है। ठीक है, लेट अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा बी इंसिडेंट थ्रू अ नैरो स्लिट एस ऑन द स्ट्रेट शार्प एज ए बी and is seen on the screen placed at a distance b from the edge. In accordance with the laws of geometrical optics, we expect an abrupt illumination above point P, or second, complete darkness below P. But in actual practice, we observe bright and dark band above point P. Below point P, the intensity decreases rapidly and approaches to zero. ठीक है, ये मैंने आपको सारा बता दिया था।
तो अब हम 3 केसेस को डिस्कस करेंगे। अब हम इंटेंसिटी लाइट की देखेंगे पी पॉइंट के ऊपर, ठीक है। फिर हम इंटेंसिटी देखेंगे लाइट की पी से अबव, और फिर हम लाइट की इंटेंसिटी देखेंगे पी से बिलो। हम बात करते हैं इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। इस पी पॉइंट पे क्या इंटेंसिटी होगी इस मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट के कारण, ठीक है, जो स्ट्रेट एज से डायफ्रैक्ट कर रही है, ठीक है। ये आपका प्लेन वेव फ्रंट है जो इस मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट से आ रहा है, जिसको हमने एक्स वाई नाम दिया है। पी पॉइंट के लिए आपको इल्यूमिनेशन किसके कारण दिखेगी? देखिए, जो ये वेव फ्रंट है, ठीक है, इसका जो ये वाला पार्ट है, जिसको मैं ए मान के चलूँ ये पॉइंट को, तो ए एक्स वाला पार्ट है वो एक्सपोज्ड है, ठीक है। जो ए एक्स वाला पार्ट है वो एक्सपोज्ड है, तो ए एक्स वाले पार्ट के कारण ही हमें इस स्क्रीन के ऊपर क्या दिखेगी? इंटेंसिटी कुछ ना कुछ देखने को मिलेगी, कुछ ना कुछ ब्राइटनेस देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए पी पॉइंट के लिए जो हमारा ए एक्स वाला पार्ट है, ठीक है, उसके कारण ही पी पॉइंट के ऊपर इंटेंसिटी आएगी, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि जो आपका जो ए एक्स वेव फ्रंट है, इसको हमने छोटे छोटे हाफ पीरियड एलिमेंट्स में डिवाइड कर लिया। आपने फ्रैक्शनल हाफ पीरियड जोन्स में पढ़ा था कि हम किसी वेव फ्रंट को छोटे छोटे हाफ पीरियड एलिमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे ही मान लेते हैं कि यहाँ भी हमने जो ये वेव फ्रंट है, इसको हमने छोटे छोटे हाफ पीरियड एलिमेंट्स में डिवाइड कर लिया है, ठीक है। तो जो फर्स्ट हाफ पीरियड एलिमेंट है, ठीक है, वो आपका ये है, जिसका डिस्टेंस क्या है? बी है, ठीक है। जो सेकंड हाफ पीरियड एलिमेंट है, उसका जो डिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं बी प्लस लैम्डा बाई 2 होगा, ठीक है। इस पॉइंट को हम m1 मान लेते हैं। जो थर्ड हाफ पीरियड एलिमेंट है, उसके कारण जो उसका जो डिस्टेंस है पी पॉइंट से, वो क्या होगा? बी प्लस 2 लैम्डा बाई 2। यही आपने हाफ पीरियड एलिमेंट्स में पढ़ा था ना, फ्रैक्शनल हाफ पीरियड जोन्स में पढ़ा था, ठीक है, कि जो दो वेव्स जो हाफ पीरियड एलिमेंट में से आ रही होती हैं, दो सक्सेसिव वेव्स, ठीक है, उनमें जो पार्ट डिफरेंस होता है वो लैम्डा बाई 2 का पार्ट डिफरेंस होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बी प्लस लैम्डा बाई 2 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बी प्लस 2 लैम्डा बाई 2 है। इसी तरह m3 के लिए जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? बी प्लस 3 लैम्डा बाई 2। और ऐसे अप टू सो ऑन मान लेते हैं कि n हाफ पीरियड एलिमेंट्स में हमने इस वेव फ्रंट को डिवाइड किया है डिस्टेंस पी पॉइंट तक, ठीक है। हमें पी पॉइंट तक इंटेंसिटी निकालनी है पी पॉइंट के ऊपर, इसलिए हमने ये छोटे छोटे हाफ पीरियड एलिमेंट्स में से जो वेव्स निकल रही हैं, उनका जो डिस्टेंस है पी पॉइंट तक, वो हमने यहाँ लिख लिया। तो आपको इतना पता चल गया कि जो ए एक्स वाला पार्ट है, ठीक है, वेव फ्रंट का, उसके कारण आपको पी पॉइंट के ऊपर इंटेंसिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो वो जो इंटेंसिटी है वही आपको यहाँ निकालनी है। आपको पता है कि जो हम छोटे छोटे हाफ पीरियड एलिमेंट्स में किसी वेव फ्रंट को डिवाइड करते हैं, तो जो फर्स्ट हाफ पीरियड एलिमेंट है, उसका जो उसमें से जो वेव्स निकल रही होती हैं, उनका हम एम्पलीट्यूड क्या मानते हैं? A1। जो आपका सेकंड हाफ पीरियड एलिमेंट होता है, उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो A2 होता है। ये आपके फ्रैक्शनल हाफ पीरियड जोन्स में आपने पढ़ रखा है, ठीक है। तो इसके लिए हमारा एम्पलीट्यूड क्या होगा? फर्स्ट हाफ पीरियड एलिमेंट में से जो वेव्स निकल रही हैं, उसका एम्पलीट्यूड हम A1 मानते हैं, स्मॉल A1। M2 जो पॉइंट है, ठीक है, जो सेकंड हाफ पीरियड एलिमेंट के ऊपर है, उसमें से जो वेव्स निकल रही हैं पी पॉइंट तक, उसका जो एम्पलीट्यूड है A2 है, ठीक है। ऐसे ही A3, A4, A5 अप टू सो ऑन n हाफ पीरियड एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। तो इस पूरे वेव फ्रंट के कारण जो AX आपका पूरा वेव फ्रंट है, इसके कारण जो नेट एम्पलीट्यूड होगा पी पॉइंट के ऊपर, वो कितना होगा वो आपको पता है। उसके लिए हमने फॉर्मूला भी ड्राइव कर रखा है फ्रैक्शनल हाफ पीरियड जोन्स में। वो आपके पास क्या होता है? A इज इक्वल्स टू, ये क्या है? नेट एम्पलीट्यूड है पूरे वेव फ्रंट के कारण। A इज इक्वल्स टू A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4 अप टू सो ऑन, ऐसे ही चलता रहता है। ऐसे करते हो ना आप, ठीक है ना। ये हमने निकाला था, जिसमें हमने डिस्प्लेसमेंट एंड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाला था फ्रैक्शनल हाफ पीरियड जोन का, पार्ट 2 था। जो आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो वो जाके आप देख लीजिए, फ्रैक्शनल हाफ पीरियड जोन पार्ट 2, उसमें मैंने ये ड्राइव करवाया था, ठीक है। ये आपके पास आ गया। ये आपका एम्पलीट्यूड है पूरे वेव फ्रंट के कारण, कहाँ? पी पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ लिखा है। आपको पता है अब हम क्या करते हैं? A1 आपका ऐसे रहेगा, नहीं, जो A1 है उसको हमने A1 बाई 2 प्लस A1 बाई 2 में तोड़ दिया, ठीक है। A2 को हमने ऐसे रहने दिया, A3 को हमने A3 बाई 2 प्लस A3 बाई 2 में तोड़ दिया, ठीक है, माइनस A4 हमने ऐसे रहने दिया। ऐसे ही आगे
एक आपका A5 भी होगा प्लस A5, तो A5 को हमने A5/2 प्लस A5/2 में तोड़ दिया, ठीक है, उसको मैं नहीं लिख रहा। अब देखिए यहाँ से ये A1/2 एज इट इज़, ठीक है। अब जो ये वाली टर्म है और ये वाली टर्म है, ठीक है, ये आपके पास दोनों मिलके क्या बनाएंगी, ये A1 है, ठीक है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या बनाएंगी, A1 प्लस A3/2, ठीक है, A1 प्लस A3/2, ठीक है। और ये आपका किसका इक्वल होता है, A2 के, ठीक है, क्योंकि A1 और A3 का जब आप मीन निकालते हो, एवरेज निकालते हो, तो जो वैल्यू आएगी उनके बीच वाली आएगी ना, तो A2 आएगी, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा, ये और ये A2 बन जाएगा, ठीक है, और माइनस A2 है यहाँ तो ऑलरेडी, ठीक है। इसी तरह जो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू है ये आपकी A4 बनाएगी, तो A4 माइनस में A4 ऑलरेडी प्रेजेंट है, A4 अप टू सो ऑन। तो ये आपकी जो वैल्यूज हैं क्या बन जाएगी, ये भी जीरो, ये भी जीरो। तो आपका जो एम्पलीट्यूड आ गया P पॉइंट के ऊपर वो क्या आ गया, A1/2, ठीक है। हमें मेन क्या निकालना होता है, P पॉइंट पे कितनी इंटेंसिटी है, ठीक है, हमें तो इंटेंसिटी निकालनी है P पॉइंट के ऊपर, P पॉइंट से ऊपर, P पॉइंट के नीचे, ठीक है। तो इंटेंसिटी हम कैसे निकालते हैं, आपको पता है जो एम्पलीट्यूड जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के स्केयर के इक्वल होती है, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड हमारा आया क्या है, A1/2, तो A1/2 का स्केयर, ठीक है। तो आपकी इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, A1 का स्केयर अपॉन 4, ठीक है। और A1 क्या है, एम्पलीट्यूड है फर्स्ट हाफ पीरियड जोन का, फर्स्ट हाफ पीरियड एलिमेंट का एम्पलीट्यूड है ये, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड का स्केयर फिर क्या होता है, इंटेंसिटी होता है, और ये फर्स्ट हाफ पीरियड एलिमेंट का एम्पलीट्यूड है, इसलिए इंटेंसिटी आपकी क्या आएगी, फर्स्ट हाफ पीरियड एलिमेंट की। तो I इज इक्वल्स टू I1 का स्केयर अपॉन 4, फर्स्ट हाफ पीरियड एलिमेंट की इंटेंसिटी का स्केयर अपॉन 4, ये आपकी इंटेंसिटी आती है पूरे वेवफ्रंट के कारण, ठीक है, P पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो ये आपकी इंटेंसिटी आ गई P पॉइंट के ऊपर। तो P पॉइंट के ऊपर जो आपकी इंटेंसिटी होती है वो ये होती है, ये हमने निकाल ली। अब हम बात करते हैं P पॉइंट के अबव, ठीक है, P पॉइंट के अबव क्या इंटेंसिटी होती है, जो आपका ये वाला रीजन है ना P पॉइंट के ऊपर, इसमें क्या इंटेंसिटी होगी, आपको मैंने बता दिया कि यहाँ आपको ब्राइट और डार्क बैंड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इंटेंसिटी अबव P, उसके लिए मैंने ये फिर से एक डायग्राम बना लिया, ठीक है। वही आपका ये एक्स वाई, आपका इसको एक्स मानते इस पॉइंट को वाई, क्योंकि उसमें मैंने इसको एक्स और इसको वाई माना था ना, ठीक है। तो वही आपका एक्स वाई प्लेन, सॉरी एक्स वाई सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है जो एस सोर्स से निकल रहा है, ठीक है, जो स्ट्रेट एज से डायफ्रैक्ट होकर आपको इस स्क्रीन के ऊपर पैटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है। हमने P पॉइंट के ऊपर इंटेंसिटी निकाल ली थी, ठीक है, जो क्या आती है। अब हम P पॉइंट के ऊपर वाला जो पोर्शन है उसमें क्या इंटेंसिटी होती है उसकी हम बात करेंगे। आपको इतना पता है कि यहाँ ब्राइट और डार्क बैंड्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस रीजन के अंदर हम कोई पॉइंट P मान लेते हैं, सॉरी P डैश मान लेते हैं, ठीक है, कोई पॉइंट P डैश मान लेते हैं इस रीजन के अंदर, जिसका जो डिस्टेंस है वो P से X है, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब हमें P डैश के ऊपर इंटेंसिटी को निकालना है, ठीक है। P डैश के ऊपर जो इंटेंसिटी है उसको निकालने के लिए हमें जो ये S है उसको P डैश से जोड़ना पड़ेगा, ज्वाइन करना होगा, ठीक है। तो ये हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया। तो जो हम P पॉइंट की बात करें तो P पॉइंट के लिए जो आपका पोल था, ठीक है, वो आपका A था, ठीक है। अब P डैश पॉइंट के लिए हम यहाँ एक पोल मान लेते हैं कि आपका वो जो पोल है वो क्या है, C है, ठीक है। तो हमें P डैश के ऊपर अब इंटेंसिटी पता करनी है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो आपकी जो P डैश के ऊपर जो इंटेंसिटी है वो डिपेंड करती है कि आपके जो ये रीजन है ए सी रीजन के अंदर कितने हाफ पीरियड एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। आपको पता है कि हम हाफ पीरियड एलिमेंट्स को डिवाइड कर देते, मतलब कि जो एक वेव फ्रंट है उसको हम छोटे छोटे हाफ पीरियड एलिमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो C को पोल मानकर, पहले हमने A को पोल मानना था, ठीक है, P के लिए, और तब हमने एक्स वाई को छोटे छोटे हाफ पीरियड एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया था, ठीक है। इसी तरह अब हम C को पोल मानकर जो ये एक्स वाई है, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है, इसको हम छोटे छोटे हाफ पीरियड एलिमेंट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो पहला केस आपको ऐसा लेना है कि हम मान लेते हैं कि जो वेव फ्रंट को हमने छोटे छोटे हाफ पीरियड एलिमेंट्स में डिवाइड किया है, ठीक है, उन हाफ पीरियड एलिमेंट में से आपका सिर्फ एक हाफ पीरियड एलिमेंट इस रीजन के अंदर आ रहा है, ठीक है। P और P डैश, जहाँ आप कह लो कि A से C के बीच आपका सिर्फ एक हाफ पीरियड एलिमेंट आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, P डैश के ऊपर जो इंटेंसिटी है वो उसके ऊपर डिपेंड करती है कि A और C के अंदर कितने हाफ पीरियड एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो जी हम मान के पहले ये चलेंगे कि पहले एक हाफ पीरियड एलिमेंट है किसमें, A और C के बीच में, या हम कह सकते हैं कि हमने P डैश को ऐसे उस पॉइंट पे रखा है
जिस पॉइंट पे जो ए और सी है इनके बीच में सिर्फ एक ही हाइब्रिड एलिमेंट आ सकता है, ठीक है। तो फिर पी पॉइंट पे जो आपका पी डैश पॉइंट पे जो आपका एम्पलीट्यूड है वो क्या निकलेगा, ठीक है, जिसमें एक हाइब्रिड एलिमेंट आ रहा है। तो आपको पता है कि जो आपका एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, A1 फर्स्ट हाइब्रिड एलिमेंट का एम्पलीट्यूड माइनस सेकेंड हाइब्रिड एलिमेंट का एम्पलीट्यूड प्लस थर्ड हाइब्रिड एलिमेंट का एम्पलीट्यूड माइनस फोर्थ हाइब्रिड एलिमेंट का एम्पलीट्यूड अप टू ऐसे सो ऑन चलता जाता है, ठीक है। तो यहाँ कितने हाइब्रिड एलिमेंट्स ए और सी के अंदर आ रहे हैं, एक ही आ रहा है, ठीक है। तो A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A1 स्मॉल A1, ठीक है, क्योंकि ये तो आ ही नहीं रहे, मगर इनका एम्पलीट्यूड तो काउंट होगा ही नहीं, क्योंकि ये सिर्फ फर्स्ट हाइब्रिड एलिमेंट का एम्पलीट्यूड ही इसके अंदर काउंट होगा, ठीक है, क्योंकि एक ही हाइब्रिड एलिमेंट ए और सी के बीच में आ रहा है। हमने पी डैश पॉइंट को ऐसे रखा है कि ए सी के बीच में सिर्फ एक ही हाइब्रिड एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। तो पी डैश पॉइंट के ऊपर आपको जो इंटेंसिटी दिखेगी इस हाइब्रिड एलिमेंट के कारण दिखेगी, और आपको इंटेंसिटी और किसके कारण दिखेगी, ये भी तो एक एक्सपोज्ड पार्ट है ना इस पूरे वेवफ्रंट का, इस पूरे वेवफ्रंट का जो ये सी एक्स पार्ट है ये भी एक्सपोज्ड है, ठीक है। तो इसके कारण भी आपको इंटेंसिटी दिखेगी पी डैश पॉइंट के ऊपर। जी हम इसको अलग से एक वेवफ्रंट मान के चलें, ठीक है, तो इसके इस पूरे वेवफ्रंट के कारण जो इंटेंसिटी होगी पी डैश के ऊपर वो आपको पता है क्या होती है, A1/2 होती है, ठीक है। ये आपने ड्राइव भी कर रखा है, ये सारी टर्म जीरो हो जाती हैं तो आपके पास क्या बचता है, A1/2 बचता है, ठीक है। तो जिसको हम अलग से वेवफ्रंट मान के चलें तो इस केस में A1/2 हो जाएगी, ठीक है। तो पी डैश पॉइंट के ऊपर जो इंटेंसिटी है, ठीक है, AC रीजन के अंदर वाले हाइब्रिड एलिमेंट्स के कारण, और जो CX जो ये अलग से वेवफ्रंट है इसके कारण वो क्या है, A1 + A1/2 है, ठीक है। इसको मैं जो सॉल्व करूँ तो 3A1/2 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो आपको यहाँ अपनी लैंग्वेज में लिख लेना है। कंसीडर अ पॉइंट P डैश, ठीक है, ऑन द स्क्रीन जस्ट अबव पॉइंट P के जस्ट अबव आपको एक P डैश पॉइंट लेना है, ठीक है। आपको अब इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है P डैश के ऊपर। इसके लिए हम कंसीडर क्या करेंगे, टू कैलकुलेट द इंटेंसिटी एट P1 ड्यू टू द वेवफ्रंट XY, इस वेवफ्रंट के कारण जो P डैश के ऊपर इंटेंसिटी है उसको कैलकुलेट करने के लिए वी जॉइन S टू P डैश, ठीक है, S को P डैश के साथ आप जोड़ दोगे, ठीक है, जो इस वेवफ्रंट को इंटरसेक्ट करेगा किसी पॉइंट C पे, ठीक है। सो नाउ C इज द न्यू पोल फॉर P डैश, ठीक है। तो P डैश मतलब कि C पोल को लेते हुए आपको अब नए हाइब्रिड एलिमेंट्स बनाने हैं इस XY वेवफ्रंट के ऊपर, तो वही लिखोगे, कंस्ट्रक्ट न्यू हाइब्रिड एलिमेंट्स, ठीक है, टेकिंग C एज अ पोल, ठीक है। लेट P डैश बी एट अ डिस्टेंस X फ्रॉम P, ठीक है, X से जो P से जो डिस्टेंस है P डैश का वो कितना है, X है, ये आपको मान के चलना है, ठीक है। उसके बाद अब आप लिखोगे द एम्पलीट्यूड, अब आप क्या मान के चलोगे, लेट only one hybrid element is exposed in front of P dash, so the resultant amplitude at P dash due to the wavefront AX is A1 is equals to small a1 plus small a1/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 3A1/2, तो ये आपका एम्पलीट्यूड आ गया। बट हमें एम्पलीट्यूड क्यों निकालते हैं हम, ताकि हम P डैश के ऊपर इंटेंसिटी को निकाल सकें, ठीक है। तो इंटेंसिटी आपके पास क्या आ जाएगी, इंटेंसिटी क्या होती है, फर्स्ट हाइब्रिड एलिमेंट के कारण जो P डैश के ऊपर इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, A1 का स्क्वायर के इक्वल होती है, ठीक है, क्योंकि आपकी इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। A1 आपका क्या है, 3A1 का स्क्वायर, A1 आपका 3A1/2 है ना, तो 3A1/2 का स्क्वायर आ जाएगा। ये आपकी कंडीशन होती है मैक्सिमा की, ठीक है। इसका मतलब जब एक हाइब्रिड एलिमेंट आपका AC के अंदर आ रहा है तो उस केस में P डैश पॉइंट के ऊपर आपको मैक्सिमा मिलेगा, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ दो हाइब्रिड एलिमेंट्स आ रहे हैं AC के ऊपर, AC के अंदर, AC रीजन के अंदर दो हाइब्रिड एलिमेंट्स इंक्लूडेड हैं, ठीक है। हमने P डैश पॉइंट को ऐसे रखा है कि जो AC के अंदर अब दो हाइब्रिड एलिमेंट्स आ चुके हैं, तो उस केस में आपका अब एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, तो A2 आपके पास अब क्या आ जाएगा, देखिए अब यहाँ दो हाइब्रिड एलिमेंट्स हैं, दो हाइब्रिड एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब क्या हुआ, एक
आपका जो नेट एम्पलीट्यूड है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, वो क्या आ जाएगा, A1 माइनस A2, फर्स्ट हाफ पीरियड एलिमेंट का एम्पलीट्यूड प्लस सेकंड हाफ पीरियड एलिमेंट का एम्पलीट्यूड, पर सेकंड हाफ पीरियड एलिमेंट आपको माइनस लगाना होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा A1 माइनस A2। तो ये तो आ गया इस रीजन के कारण, इस रीजन में दो हाफ पीरियड एलिमेंट्स है। अब जो ये CX है, ये इसके कारण भी तो P डैश के ऊपर कुछ ना कुछ ब्राइटनेस दिखेगी। ये हम इसको नया वेवफ्रंट मान के चले तो वो क्या होगी, A1/2, ठीक है। तो A1 प्लस A1/2 क्या आ जाता है, 3A1/2 माइनस A2, ये आ गया, ठीक है। तो ये एम्पलीट्यूड आ गया कब, जब AC के अंदर दो हाफ पीरियड एलिमेंट्स हैं, ठीक है। हमें तो इंटेंसिटी चाहिए होती है, तो आपकी इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, 3A1/2 माइनस A2 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि इंटेंसिटी किसके इक्वल होती है, किसके प्रोपोर्शनल होती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, तो इसका स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ इंटेंसिटी आपकी 3A1/2 थी, ये मैक्सिमा की कंडीशन थी, बट इस केस में जो इंटेंसिटी है 3A1/2 में से A2 माइनस हो रहा है, ठीक है। इंटेंसिटी में 3A1/2 में से कुछ माइनस हो रहा है, ठीक है, इसलिए ये आपकी कंडीशन होती है मिनिमा की, ठीक है। अब हम मान के चल लेते हैं कि यहाँ दो नहीं, यहाँ तीन हाफ पीरियड एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब हमने P डैश को, हमें तो जो P डैश है वो P से ऊपर इधर उधर ही घुमाना है, ठीक है ना, क्योंकि हमें इंटेंसिटी पता करनी है इस पूरे रीजन के अंदर। तो पहले तो हमने P पॉइंट को ऐसे रखा कि यहाँ एक हाफ पीरियड एलिमेंट है, P पॉइंट नहीं, P डैश पॉइंट, ठीक है। P डैश पॉइंट को हमने ऐसे रखा कि AC के अंदर एक हाफ पीरियड एलिमेंट है, ठीक है। P डैश पॉइंट को अब हमने ऐसे रखा कि इसके अंदर दो आ गए हैं हाफ पीरियड एलिमेंट्स। अब P डैश को हम ऐसे रखेंगे कि इसमें 3 हाफ पीरियड एलिमेंट्स आ गए हैं। तो ऐसे हम बार बार वेरी करेंगे ताकि हमें इस पूरे पोर्शन के अंदर एक अंदाजा हो जाए कि क्या इंटेंसिटी है, ठीक है, कैसी इंटेंसिटी आ रही है। तो इसका मतलब कि जे हम एक हाफ पीरियड एलिमेंट इसके अंदर लेके चलते हैं तब हमारे पास मैक्सिमा की कंडीशन आ रही है, जो दो हाफ पीरियड एलिमेंट लेके चलते हैं तो यहाँ हमारे पास मिनिमा की कंडीशन आ रही है। तो जो हम 3 हाफ पीरियड एलिमेंट्स लेके चलेंगे तो उस केस में नेट एम्पलीट्यूड है इस AC के कारण वो क्या आ जाएगा, A1 माइनस A2 प्लस A3, क्योंकि हमने इसके अंदर अब 3 हाफ पीरियड एलिमेंट मान के चले हैं, तो वो क्या आ जाएगा, A1 माइनस A2 प्लस A3, ठीक है। अब बट ये भी तो रीजन है CX रीजन, इसके कारण इंटेंसिटी हम क्या लेके चलते हैं, A1/2, ठीक है। अब देखिए A1 प्लस A1/2 3A1/2, ठीक है, माइनस A2 प्लस A3। अब देखिए यहाँ 3A1/2 माइनस A2 था, ठीक है। अब थर्ड केस में ये A3 यहाँ ऐड हो गया, ठीक है, कुछ ऐड हो रहा है, तो यहाँ आपका एम्पलीट्यूड इसका मतलब यहाँ बढ़ गया, ठीक है। इससे हमें तो इंटेंसिटी चाहिए होती है, इंटेंसिटी क्या होती है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, तो इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ A3 ऐड हो रहा है, इसका मतलब ये मैक्सिमा की कंडीशन है, ठीक है। इसी तरह आप A4 निकालोगे, वो आपके पास मिनिमा की कंडीशन आएगी, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ माइनस हो रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे ही अप टू सो ऑन। इसका मतलब हमने जो ये एम्पलीट्यूड्स निकाले हैं A1 A2 A3, इनसे हमने इंटेंसिटीज निकाली हैं I1 I2 I3, ठीक है, P डैश पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो इनसे हमें क्या पता चला कि P डैश पॉइंट के ऊपर कब मैक्सिमम कंडीशन होगी, मतलब कब मैक्सिमा की कंडीशन होगी, कब ब्राइटनेस दिखेगी, और कब मिनिमा की कंडीशन होगी, मतलब कि आपको कब डार्कनेस देखने को मिलेगी, ये हमने पता किया। तो मैक्सिमा की कंडीशन कब दिखेगी, जब यहाँ एक हाफ पीरियड एलिमेंट AC के अंदर होगा। मिनिमा की कंडीशन कब दिखेगी, जब दो हाफ पीरियड एलिमेंट होंगे, ठीक है। फिर से आपको मैक्सिमा की कंडीशन कब दिखेगी, जब यहाँ इसमें 3 होंगे, मिनिमा की जब 4 होंगे, मैक्सिमा की जब 5 होंगे, मतलब जब ओड नंबर ऑफ हाफ पीरियड एलिमेंट्स AC के अंदर हैं, ठीक है, तब आपको मैक्सिमा की कंडीशन मिलेगी, ठीक है। जब इवन नंबर ऑफ हाफ पीरियड एलिमेंट्स AC के अंदर हैं तब आपको मिनिमा की कंडीशन मिलेगी, ठीक है। तो वही मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि इंटेंसिटी जो P से अबव है, ठीक है, इंटेंसिटी उस रीजन के अंदर जो P से अबव है उसमें आपको जो ब्राइटनेस है या इंटेंसिटी है, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो हाफ पीरियड एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है जो AC रीजन के अंदर आ रहे हैं। तो AC रीजन के अंदर मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है जब ओड नंबर ऑफ हाफ पीरियड एलिमेंट्स आते हैं AC के अंदर, और मिनिमम इंटेंसिटी मिलती है जब इवन नंबर ऑफ हाफ पीरियड एलिमेंट्स आते हैं AC के अंदर, ठीक है। तो ये हमने इंटेंसिटी निकाल ली अबव पॉइंट P, ठीक है। इसका मतलब यहाँ हमें डार्क और ब्राइट बैंड्स देखने को मिलते हैं, और कब डार्क कब ब्राइट आपको देखने मिलता है ये भी हमने पता कर लिया।